कल अपन ने डिस्कस किया था जो हमारी थर्ड बुक है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, एक कंपनी अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है जिसके अंदर उसका स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बनती है, तो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, तो इसलिए उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस किया जाता है ताकि हर कोई इसको समझ सके और अपने आगे के फ्यूचर के डिसीजन ले सके। तो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो इसमें अपन पहली टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। क्या नाम है? अकाउंटिंग रेशियो। देखो अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी फिगर्स हम लिखते हैं उनको कुछ परसेंटेज में, टाइम्स में, प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर्स हैं, वो उसको देख के क्विक वे में अपने डिसीजन ले सकें, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। तो जब इन फिगर्स को, फाइनेंशियल फिगर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल फिगर्स आप लिख रहे हैं, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपके एसेट, आपकी लाइबिलिटीज, आपके नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, तो इन सब चीज़ों को जब किसी परसेंटेज में, प्रपोर्शन में, टाइम्स में कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका अकाउंटिंग रेशियोज कहलाते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? लिखा है रेशियो इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसके बीच में? टू और मोर फाइनेंशियल फिगर्स के बीच में, which may be expressed in terms of percentage, proportion, times or in period. Financial ratio analysis क्या होता है? It means determine and calculation the financial ratio, कि पहले तो आप रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेट करो और फिर एक्सपर्ट कमेंट ऑन सच रेशियो फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये आपका अकाउंटिंग फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस कहलाते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज। फर्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। Solvency ratio further divided into 2 parts, solvency ratio and long term structure या capital structure ratio. फिर short term solvency ratio is further divided into 2 parts. One is cash position ratio and liquidity ratio. Second type ratio is profitability ratio. Third one is activity or turnover ratio और other ratios. अब एक एक करके एक एक ratios को अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियोज की। देखो आपके जो सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, ये सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं? व्हाई दिस सॉल्वेंसी रेशियोज इज कैलकुलेटेड? कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं बिजनेस में, तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे बिजनेस में मेन देयर आर 3 लाइबिलिटीज। वन इज शेयर होल्डर फंड, second is non-current liability, and third is current liability. तो ये जो हमारी 3 लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इनको रीपेमेंट करने की, इनका पेमेंट करने की हमारी क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए हम ये सॉल्वेंसी रेशियोज क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम में इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज दिस सॉल्वेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो सॉल्वेंसी रेशियोज क्यों कैलकुलेट होते हैं? कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करने की हमारी क्या पोजीशन है, उसका एनालिसिस करने के लिए हम ये सॉल्वेंसी रेशियोज क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर पहला है आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ये जो हमारी करंट लाइबिलिटी है, ये जो हमारे बिजनेस में हमारी कंपनी की करंट लाइबिलिटी है, इस करंट लाइबिलिटी को रीपे करने की, इस करंट लाइबिलिटी को रीपे करने की हमारी क्या पोजीशन है, उसका एनालिसिस करने के लिए ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं कि हमारी जो करंट लाइबिलिटी है, उस करंट लाइबिलिटी को रीपे करने की हमारी क्या पोजीशन है, उसका एनालिसिस करने के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं।
इसके अंदर निकाला जाता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सबसे पहले निकालते हैं अपन करंट रेशियो, एंड इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो ये जो आपका करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो है, ये इसको कैलकुलेट करके हमें क्या पता लगता है कि ये जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, ये जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, इन करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए हमारे पास कितने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं, इसका एनालिसिस करने के लिए अपन ये करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं उनको रीपे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसका एनालिसिस करने के लिए ये करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। कैसे निकलता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसका जो आइडियल रेशियो है वो क्या है, 2:1, यानी आपका जो करंट रेशियो है उसका आइडियल रेशियो है 2:1, मतलब कि जितनी आपके पास करंट लायबिलिटी है, जितनी भी आपके पास करंट लायबिलिटी है उसके 2 टाइम्स आपके पास करंट एसेट्स होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे करें तो आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर दें, उसके बाद भी आपके पास करंट एसेट बच जाएं अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को रन करने के लिए। अगर आपके बिजनेस का, कंपनी का करंट रेशियो 2:1 आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इट मींस आपके कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन साउंड है, अच्छी है, यानी आप शॉर्ट टर्म में अपनी करंट लायबिलिटीज का बहुत इजीली क्या कर पाएंगे, रीपेमेंट कर सकते हो। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, a company has a current ratio of 2.5:1, what does it indicate? तो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो नीचे लिखा होगा साउंड पोजीशन, अनसाउंड पोजीशन और 2-4 ऑप्शन और होंगे। तो आपको पता होना चाहिए करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। तो अभी मैंने एग्जांपल में क्या बताया, रेशियो क्या है 2.5:1। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन साउंड है, अच्छी है, कि वो शॉर्ट टर्म में अपनी करंट लायबिलिटीज का बहुत इजीली रीपेमेंट कर सकते हैं। इसका अपोजिट क्वेश्चन कि एक कंपनी है उसका करंट रेशियो आ रहा है 1.5:1, तो पूछेगा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नीचे वो लिखा होगा साउंड शॉर्ट टर्म पोजीशन, अनसाउंड शॉर्ट टर्म पोजीशन, साउंड लॉन्ग टर्म पोजीशन, इस तरीके से दे रखे होंगे। तो आइडियल रेशियो क्या है 2:1। तो अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अनसाउंड है, अच्छी नहीं है, यानी आप अपनी करंट लायबिलिटीज का जो रीपेमेंट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आप इजीली अपनी करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये इंडिकेट करता है। समझ में आ गई बात? तो इसका आइडियल रेशियो क्या होता है 2:1। ठीक है, देखो अब ये जो हमारे रेशियोज निकलेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें ये हमारी जो बैलेंस शीट है ये बहुत काम आएगी। वैसे तो कल मैंने आपको बताया था कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बनाई है, ऐसी बनती नहीं है। बैलेंस शीट कंपनी की कल बताई थी मैंने आपको, वो वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाई जाती है, ये आपको बस समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बनाई है। देखो 2 साइड होती है बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज और एसेट। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटीज के बीच में एक और आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। उसका यहाँ पे काम नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अदरवाइज सेकंड जो नंबर पे आता है वो आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, देन करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, शेयर होल्डर फंड। उसके बाद टोटल, ये उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आते हैं, जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, जैसे आपके डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन आपने किसी से भी लिया है, ऑल लॉन्ग टर्म लोन्स आर कम इन अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी।
ऐसी होती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है वो आपको पता है। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटीज जिसका अपन को विद इन 12 मंथ्स रीपेमेंट करना है, लाइक क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब हमारी किस में आते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं, राइट? समझ में आ गया? अब एसेट्स की बात करूं तो दो होते हैं, एक तो नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके आते हैं क्या? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में एक तो आपके होंगे टेंजेबल एसेट और एक है आपके कौन से? इनटेंजेबल एसेट। टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट, ठीक है? तो फिक्स एसेट में दो चीजें आती है, एक तो फिक्स एसेट और एक आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपके क्या होते हैं? करंट एसेट्स आते हैं, ठीक है? लिखो एक बार इसको कॉपी में लिखिए, राइट इन कॉपी लिखो। राइट इन कॉपी लिखिए, टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नीचे लिखो, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, टोटल एसेट इज इक्वल टू, टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नीचे लिखो, नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू, नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ DEBT, टोटल डेप्थ इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ठीक है? और एक और लिखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट? लिख लिया?
ये जो भी फॉर्मूले बताए सॉल्वेंसी रेशियो में बहुत काम आएंगे। मेन इंपॉर्टेंट एक बैलेंस शीट आप इसको समझिएगा, इससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयरहोल्डर फंड के अंदर क्या आती है, दो चीजें आती हैं, एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। और असेट्स के अंदर दो चीजें होते हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट। और नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, फिक्स असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। देखिए take out illustration number 1. Take out illustration number 1. Page number 4.12. ये क्या कह रहा है, कंप्यूट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालना है, इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, असेट और लाइबिलिटीज दे रखे हैं, इससे आपको करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो क्या होता है, व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है हमारा करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो होता है आपका करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। यानी सबसे पहले एक तो आपको क्या चाहिए, करंट असेट्स, और दूसरे आपको क्या चाहिए, करंट लाइबिलिटी। करंट असेट और करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले आपको दे रखे हैं सन्ड्री डेटर। तो डेटर हमारे क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। तो करंट असेट में सबसे पहले आपको दे रखे हैं डेटर। तो डेटर्स आपको दे रखे हैं, कितने के डेटर्स हैं, 60,000 रुपीज के डेटर्स हैं। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, इट इज ऑल्सो अ करंट असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी आपका करंट असेट है, कितना दे रखा है आपको, 5,000 का। फिर है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो ये भी आपका करंट असेट होता है। इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ करंट असेट। यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आपको दे रखी है, कितनी की दे रखी है इन्वेंट्री, 80,000 रुपीज की इन्वेंट्री आपको दे रखी है। उसके बाद है कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक ये भी आपका करंट एसेट होता है, कैश एंड बैंक। कितना दे रखा है आपको, 20,000। फिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो आवर करंट एसेट। जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो तो आते हैं नॉन करंट एसेट्स में, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे वो किस में आएंगे, आपके करंट एसेट में। तो क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखे हैं, कितने के हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं कितने, 40,000। उसके बाद फिक्स एसेट है, तो उससे वो हमें नहीं चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी। कितने की दे रखे हैं आपको क्रेडिटर्स, 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स दे रखे हैं। फिर है एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेबल मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। कितने दे रखे हैं, 6,000। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स, इट इज ऑल्सो अ करंट लाइबिलिटी।
शॉर्ट टर्म लोन इज अ करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लोन हमारी करंट लाइबिलिटी है, कितना है 25,000। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो साइलेंस के केस में हम इसको क्या मानेंगे, इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है वो आता है नॉन करंट लाइबिलिटी में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटी में। और क्वेश्चन में अगर किसी प्रोविजन के लिए आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कंसीडर इट एज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज अ करंट लाइबिलिटी। तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दे रखा है आपको, ये आपको दे रखे हैं 34,000, राइट। तो बस और तो कुछ भी नहीं है। तो आपके करंट एसेट्स आ गए 2,05,000 और करंट लाइबिलिटीज आ गई आपकी कितनी 95,000। तो करंट एसेट्स चाहिए थे, कितने करंट एसेट्स हमारे पास 2,05,000 के, एंड योर करंट लाइबिलिटी इज 95,000। तो ये रेशियो आ रहा है 2.158:1। अब एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे पूरा क्वेश्चन दे देगा, अब वो आपसे पूछेगा बताओ इस कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो पहले तो आप ये रेशियो निकालोगे, रेशियो निकाल लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका आइडियल रेशियो 2:1 होता है, और रेशियो क्या आ रहा है, ये 2.15:8 आ रहा है। तो आइडियल रेशियो से अगर ज़्यादा आ रहा है, अगर आपका करंट रेशियो आइडियल रेशियो या उससे एक्सेस में होता है, ये क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट योर कंपनीज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इज साउंड, गुड, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दे रखी है जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होती है। तो उसमें तो आपको बाइफिकेट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों अलग अलग दे रखे हैं। तो क्या होता है आपका करंट रेशियो, करंट रेशियो आपका होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स तो बैलेंस शीट में सेपरेट करके दे रखे हैं करंट एसेट। तो एक तो आपको इन्वेंट्री दे रखी है, तो इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। और क्या दे रखा है आपको, ट्रेड रिसीवेबल, इट इज अ करंट एसेट। और क्या दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, ये भी आपका क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको डेटर्स, वहां पे लिखा होगा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो आप ये जो डेटर लेंगे ना, तो ये जैसे लेस करके जो फिगर है वही डेटर का अमाउंट आपको यहाँ पे लेना है। प्रोविजन लेस करके जो डेटर का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है ना। जनरली एनसीईआरटी बुक में भी यही हो रखा है। वैसे अभी आपको क्यों ये एमसीक्यू करना है, अदरवाइज अगर ये सब्जेक्टिव होता तो उसमें अपन प्रोविजन को एज अ करंट लायबिलिटी लेके भी कर सकते थे, उससे भी आंसर ठीक आता। लेकिन आपकी बुक्स में, हर बुक में ऐसा कर रखा है, ठीक है ना, कि डेटर्स कैसे ले रखे हैं प्रोविजन लेस करने के बाद। तो आंसर आप क्वेश्चंस करेंगे तो तभी मैच होंगे जब आप ये डेटर प्रोविजन लेस करने के बाद लेंगे, ठीक है। तो बस यही आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं। तो करंट एसेट्स आपको टोटल हो गए कितने, 2,10,000। अब क्या है, करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज भी सेपरेट करके दे रखी है। क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज अ करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल दे रखा है 25,000 का, इट इज अ करंट लायबिलिटी। एंड अदर करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है कितने की, 10,000 रुपीज की। तो टोटल लायबिलिटीज हो गई आपके पास कितनी, टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई कितने की,
1 लाख की। तो करंट असेट्स हैं 2,10,000, करंट लाइबिलिटीज हैं कितने की 1 लाख की। तो क्या हो गया रेशियो आपका 2.1:1। अब आपसे पूछे बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है अबाउट द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन साउंड है। क्यों? क्योंकि आइडियल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का 2:1। ये कितना आ रहा है 2.1:1, राइट। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 3। क्या कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे भी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, तो सेग्रीगेट करके दे रखे हैं करंट एसेट भी और करंट लायबिलिटी भी। अब इसका आपको क्या निकालना है करंट रेशियो निकालना है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कह रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या इंक्लूडेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। फिर कह रहा है इन्वेंट्री इंक्लूड लूज टूल्स। अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जब आप करंट रेशियो निकालेंगे, मतलब जब भी आप सॉल्वेंसी रेशियो निकालेंगे तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर क्या चाहिए करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकलता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स के अंदर आप क्या लिखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पता है ना क्या होता है स्टॉक। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और स्टॉक ऑफ लूज टूल्स। लेकिन जब हम अपना करंट रेशियो निकालते हैं तो करंट रेशियो कैलकुलेट करते टाइम हम इन्वेंट्री में लूज टूल्स के स्टॉक को कंसीडर नहीं करते। लूज टूल्स क्या होते हैं? वो जो औजार होते हैं ना आपके, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो औजार होंगे स्पेयर पार्ट्स, उनको लूज टूल्स बोलते हैं। तो वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो दिस लूज टूल्स इज नॉट कंसिडर्ड इन द इन्वेंट्री। आप इसको इन्वेंट्री में कंसिडर नहीं करेंगे। यानी अगर आपकी क्वेश्चन में आपकी इन्वेंट्री के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर लूज टूल्स इंक्लूडेड हैं, तो वो लूज टूल्स माइनस करके फिर आप इन्वेंट्री लेंगे करंट एसेट में। तो MCQ माने के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो इन करंट एसेट विच करंट एसेट इज नॉट कंसिडर्ड। तो आंसर क्या होगा लूज टूल्स। या फिर वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो इन इन्वेंट्री विच इन्वेंट्री इज नॉट कंसिडर्ड। तो आंसर क्या होगा लूज टूल्स। ये एग्जाम में आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा। नहीं, इसका यही नाम है लूज टूल्स, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसके अंदर लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर्स पार्ट इंक्लूड है 20,000 के। तो इन्वेंट्री जब आप लोगे करंट एसेट में तो ये माइनस करके लोगे। फिर अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस है और इनकम रिसीवेबल्स हैं। क्या निकालना है करंट रेशियो निकालना है। नाउ व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो आपका होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर क्वेश्चन में एक तो करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो जो करंट इन्वेस्टमेंट है इट इज अ करंट एसेट दे ही रखा है आपको। तो करंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। कितना है 1 लाख। फिर क्या कह रहा है करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री है, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर क्या इंक्लूड है लूज टूल्स इंक्लूड है, वो नहीं लेने। तो इन्वेंट्री कैसे लेनी है, जो भी आपके लूज टूल्स हैं लूज टूल्स को माइनस करने के बाद आपको इन्वेंट्री कंसिडर करना है। तो क्वेश्चन में आपको जो ऊपर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दे रखी है वो 2 लाख की दे रखी है और इस 2 लाख के अंदर 20,000 रुपीज के लूज टूल्स इंक्लूड हैं। इसको नहीं करना है कंसिडर करंट रेशियो के लिए, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, तो प्रोविजन है वो किसके अंदर इंक्लूड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर इंक्लूड है।
तो मैंने आपको बताया था जब ये ट्रेड रिसीवेबल्स आप लोगे, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बीआर, तो कैसे लोगे, प्रोविजन माइनस करने के बाद, तो लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आपको जो ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 2 लाख के, और आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो कितने का है, 10,000 का। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, तो इसको कंसीडर करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 1,25,000, 1,25,000। और आपको क्या दे रखे हैं, अदर करंट असेट्स दे रखे हैं, अदर करंट असेट्स। तो अदर करंट असेट्स आपको दे रखे हैं कितने के हैं, 25,000 रुपीज के। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहे हैं आपके 6,20,000, 6,20,000 के करंट असेट्स आ गए। अब आपको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, वो भी क्वेश्चन में अलग से दे रखी हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखी हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इट इज अ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग इज अ करंट लायबिलिटी। कितना दे रखा है आपको, 1 लाख। उसके बाद आपको दे रखा है ट्रेड पेबल, तो इट इज ऑल्सो अ करंट लायबिलिटी, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ट्रेड पेबल आपको गिवन है 1,60,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है आपको। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या इंक्लूड है, इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर इंक्लूड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहां कर दिया ना माइनस आपने, तो अब यहां पे नहीं इंक्लूड करना है इसमें। तो इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आप यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको ऊपर डेटर में से डिडक्ट कर दिया है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपको दे रखे हैं कितने के, 50,000 के। इसके अंदर क्या इंक्लूड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो माइनस कर देंगे। तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज निकल के आ जाएंगी कितने की, 3 लाख की। तो करंट एसेट्स आ गए आपके कितने, करंट एसेट्स हैं आपके 6,20,000 एंड करंट लायबिलिटीज है 3 लाख। तो रेशियो क्या आ रहा है, 2.07:1। क्या समझ में आया इससे कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, साउंड है। लेकिन करंट रेशियो निकालते समय उसको कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों इसलिए कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये पता लगा रहे हैं करंट लायबिलिटी को रीपे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं। तो वो जो लूज रूल्स है उसको आप उसको सेल नहीं करोगे अपनी करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट करने के लिए, इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या कह रहा है, अ कंपनी हैज अ करंट एसेट, कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं कितने के, 2,70,000 के करंट एसेट्स हैं कंपनी के पास। ठीक है, करंट लायबिलिटीज है कंपनी के पास कितने की, 1,20,000 की करंट लायबिलिटी है कंपनी के पास। ठीक है, अब कह रहे हैं देयर आफ्टर इट परचेज अ गुड्स फ्रॉम राम 30,000, कह रहे 30,000 के गुड्स परचेज करे राम से। तो कह रहा है कंप्यूट द करंट रेशियो आफ्टर परचेज, कह रहा है परचेज करने के बाद करंट रेशियो क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी एट प्रेजेंट आपके पास करंट एसेट्स हैं कितने के, 2,70,000 के, और करंट लायबिलिटी है 1,20,000 की। अब कह रहा है इसने 30,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे राम से, तो बताओ करंट रेशियो क्या हो जाएगा। 30,000 के गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। तो बिजनेस में इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट। तो आपके बिजनेस में क्या होगा,
इन्वेंट्री के नाम का करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 30,000 रुपीज से। और बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या कहलाता है? क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी। तो इससे हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कितने से? 30,000 से। समझ में आई गई ये बात? समझ में आ गया वाई करंट एसेट इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज? गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे तो इससे एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा, और क्रेडिट पे परचेज करें गुड्स को तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो सामने वाला पर्सन हमारा क्रेडिटर कहलाता है। तो क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी, तो इसलिए हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। नाउ व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सो योर करंट एसेट इज 3 लाख एंड योर करंट लायबिलिटी इज 1,50,000। तो क्या हो गया रेशियो आपका? 2:1। समझ में आई क्या बात?